मोदी को हराने का प्लान तैयार हो रहा है। जी हां, 2024 में मोदी को हराने का प्लान, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त दी जाए। शरद पवार और प्रशांत किशोर एक बार फिर से मिले। बड़ी बात यह है, और सिर्फ 10 दिन में दूसरी बार दोनों की मुलाकात हुई है कि आखिर चाणक्य और राजनीति के पुरोधा माने जाने वाले शरद पवार क्यों मिले, जरा देखिए। 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष की तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद एक बार फिर अटकलें तेज हो गई। शरद पवार और प्रशांत किशोर में करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। 10 दिन पहले भी मुंबई में प्रशांत किशोर ने शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक्स में मुलाकात की थी। यह मुलाकात 3 घंटे तक चली थी। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी कि मोदी के खिलाफ, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नए मोर्चे की तैयारी हो रही है। कल शरद पवार ने एक बहुत अहम बैठक बुलाई है जिसमें 2024 चुनाव को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल यह बिखरे विपक्षी कुनबे को एकजुट करने की कोशिश है ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। इससे पहले 11 जून को मुंबई में प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की थी, तो आप बखूबी समझ रहे हैं। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कल जो मुलाकात हो रही है वो कहां हो रही है। बहुत बड़ी मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घेरेबंदी की तैयारी है। देखिए जरा, यह है शरद पवार का दिल्ली आवास, और इसी आवास पर जब शरद पवार मौजूद रहते हैं, जब दिल्ली होते हैं, अभी भी शरद पवार इसी आवास पर है। यही मुलाकात होगी बाकी नेताओं की। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से मोदी को घेरने के लिए कौन कौन एक साथ आने वाला है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा, ये मोदी के खिलाफ जो मोर्चेबंदी है, इसमें कौन कौन से नेता आ रहे हैं सामने। देखिए जरा, शरद पवार, राहुल गांधी और इसके अलावा ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे। क्या ये उस तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे? इसके अलावा और कौन से नेता आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी क्या इस तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे? आइए आपको बताते हैं ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे। शरद पवार के घर पर बैठक हो रही है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। पवार साहब ने देश के कुछ नेताओं की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकार, लॉ फैकल्टी के लोग और पूर्व चुनाव आयोग के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक में देश की आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। और आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले। वो चेहरों को देख लीजिए जरा, कौन कौन से जो कल शरद पवार के घर पर नेता मिलने वाले हैं। देखिए जरा, यशवंत सिन्हा पहुंचेंगे शरद पवार के घर, पवन वर्मा पहुंचेंगे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, ये पहुंचने वाले हैं शरद पवार के घर। डी राजा, फारूक अब्दुल्ला और केटीएस तुलसी, ये वो चेहरे हैं जो कल मिलने वाले शरद पवार के घर। माजिद मेमन, संजय झा और सुधींद्र कुलकर्णी, ये सब मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री के खिलाफ दरअसल तैयारी है 2024 में एक साथ आने की। लेकिन बड़ा दिलचस्प यह है कि इस पूरी मुलाकात में क्या कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को किनारे लगा दिया गया। तीसरे मोर्चा जो होगा, क्या यह गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी होगा? आपको बताता हूं, दरअसल इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को न्योता दिए जाने की खबर है, लेकिन कांग्रेस को साफ संकेत भी हैं। विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की हलचल तेज है। हालांकि तीसरे मोर्चे में इससे पहले भी काफी मेहनत की जा चुकी है, लेकिन ज्यादा दिग्गजों की वजह से यह आइडिया जनता को पसंद नहीं आया। अब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद ममता के साथ प्रशांत किशोर इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट गए और एक एक दल को जोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, या मैं कहूं ममता के चाणक्य कर रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के 2024 में वापसी के मंसूबों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। विपक्षी दलों के नेता कल शाम मुलाकात करने वाले शरद पवार से मिलेंगे। पवार और पीके के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं, तो यशवंत सिन्हा का भी बड़ा रोल है। आइए आपको बताते हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि भानुमति का कुनबा एकजुट हो रहा है, तो इसमें चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा क्या कौन होगा? पूरा देश हर बार हर चुनाव में विपक्ष और तीसरे मोर्चे से यही जानना चाहता है। आइए आपको बताते हैं, अब सवाल यह है कि क्या मोदी के सामने 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनेंगी? दरअसल बंगाल में जिस तरह से ममता ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, इससे उनका कद बढ़ गया है और इसी वजह से विपक्षी नेताओं का एक धड़ा ममता को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। और इसी वजह से ममता के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि ममता इस मोर्चे को लीड करेंगी और शरद पवार इस तीसरे मोर्चे के संयोजक बन सकते हैं। और कभी बीजेपी में रहे यशवंत सिन्हा
मोदी के खिलाफ ये मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच की भी स्थापना की है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इसका मकसद शुद्ध राजनीतिक है। बंगाल चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए थे, टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं, और अब बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद ममता को बंगाल से दिल्ली की सियासत का मजबूत खिलाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए ये पूरी बिसात बिछा रहे हैं यशवंत सिन्हा। आइए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी आपको इल्म होगा 2019 में भी ये सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट हुए थे और उसका नतीजा क्या निकला वो आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, पुराने पन्ने पलटिए और 2019 नतीजों की शक्लो सूरत देखिए जरा। 2019 में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, अकेले बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी। यूपीए सिर्फ 92 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में आई थी 98 सीटें, यानी यूपीए से ज्यादा सीट तो अन्य के खाते में थी और कुल 543 सीटों में से। तो यह हकीकत है जो चुनाव में नतीजे देखने को मिले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत भी बेहद दिलचस्प हो चली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले दिनों इनकी मुलाकात हुई, यहां आप अजित पवार को भी बैठा देख रहे हैं। इस मुलाकात और इस तस्वीर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत और दिलचस्प हो गई, हो हल्ला और हंगामा शुरू हो गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस ये कहने लगी कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है महाराष्ट्र का। कांग्रेस ये कहने लगी कि अब हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्यों? क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव की तस्वीर आने के बाद यह भूचाल आ गया? देखिए जरा, आपको बताते हैं कि शिवसेना ने अब मुखपत्र जो उनका है सामना, उसमें क्या लिखा है और कैसे कांग्रेस पर हमला किया है। महाराष्ट्र की महा अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात यह है कि शिवसेना कांग्रेस खुले तौर पर हमलावर हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सामना में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर शिवसेना ने जोरदार तंज कसा है। सामना में लिखा है कि किसी की आकांक्षाएं गलत नहीं होती, लेकिन पैरों की जमीन जरूर जांच लेनी चाहिए। यानी शिवसेना ने यह बात कांग्रेस के लिए लिखी है कि बेशक महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रखिए, लेकिन पैरों के नीचे जो जमीन है उसे जरूर भांप लीजिए। सामना में कांग्रेस को लेकर लिखा है कि चुनाव से पहले अकेले जाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनता माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं ऐसों को जूते पड़ेंगे। आइए अब आपको बताते हैं, इस दिलचस्प हो चुकी सियासत में अब बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम क्या कह रहे हैं और संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज सामना में तो यह कह दिया कि वे अपनी औकात शब्द का उपयोग नहीं है, पर जिस प्रकार की भाषा है वह भाषा दर्शाती है कि शिवसेना कांग्रेस को अपनी औकात दिखा रही है। महाविकास आघाड़ी में जो 3 प्रमुख दल शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं होगी। तो ये लड़ाई यहीं थम नहीं रही है। कांग्रेस और शिवसेना में आपस में खींचतान मची है। इस बीच शिवसेना के एक विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम लो। जी हां, आपको दिखाते हैं, बीजेपी हमलावर हो गई है। हालांकि संजय राउत अभी भी सब कुछ सही होने की बात कर रहे हैं, उधर शिवसेना के बीजेपी के साथ जाने की बात होने लगी है। शिवसेना के एक विधायक हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है एनसीपी और कांग्रेस अपना अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी शिवसेना के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। मुझे उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व में विश्वास है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी पार्टी को, यानी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को कमजोर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के करीब आते हैं तो और बेहतर होगा अगर हम एक और बार साथ फिर से आ जाएं, तो यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह प्रताप सरनाईक की चिट्ठी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रताप सरनाईक की इस चिट्ठी पर शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। प्रताप सरनाईक शिवसेना के वरिष्ठ विधायक हैं। प्रताप सरनाईक और उनका पूरा परिवार आज बहुत ही तकलीफ में है, आपको मालूम है। लेकिन इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, पूरा ठाकरे परिवार, हमारी पूरी शिवसेना परिवार प्रताप सरनाईक के साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है, और जो भी हम उनको मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो आगे देखिए महाराष्ट्र की सियासत में क्या होता है। आइए बात पंजाब की करते हैं। पंजाब की राजनीति में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या आपके हो जाएंगे सिद्धू, अब ये अटकलें लगने लगी हैं, क्योंकि पंजाब में रोज एक नई चीज सामने आ जाती है, नया खींचतान सामने आ जाता है। आइए अब आपको हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा
पूरी सियासत आपको समझ में आ जाएगी। सिद्धू कैसे कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं, यानी अपने मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल कैसे सिद्धू को लुभा रहे हैं। सुनिए जरा। जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं। तो आपने सुना, केजरीवाल कह रहे हैं ठीक चुनाव से पहले कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत सीनियर नेता हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। ऐसा ही सम्मान आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव थे, उससे पहले भी यही सम्मान नजर आया था। जब सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी और डील दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ चल रही थी, तब इस तरह से हाथ मिल रहे थे। ये बात अलग है कि दिल मिल नहीं पाए, दिल कांग्रेस से मिल गया। एक बार फिर से चुनाव की हवा है, तो अब सवाल यह है कि इस बार कहां जाकर यह दिल मिलता है। आइए अब आपको बताता हूं कि क्योंकि सिद्धू कैप्टन को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखिए जरा, जो तस्वीर आपने देखी वो पुरानी थी, लेकिन इन दिनों जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है वो तस्दीक कर रहा है कि एक बार फिर ऐसा ही नजारा सामने आ सकता है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन सरकार पर सवाल उठाया है। इस बार सिद्धू ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब सिस्टम ने बदलने से इंकार कर दिया तो मैंने सिस्टम को ठुकरा दिया। कौन है ये सिस्टम, आपको समझ सकते हैं। मेरा मकसद जनता को सत्ता दिलाना है। मुझे मंत्री पद तक का ऑफर दिया गया, लेकिन मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है, सिद्धू अपने अंदाज में कह रहे हैं। तो सिद्धू हमलावर हो गए। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद हैं और कल वो सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। संभव है कि इस मुलाकात के दौरान सिद्धू के बवाल को लेकर ही चर्चा की जाएगी। तो यानी कल इस मुलाकात में सिद्धू पर चर्चा होगी। सवाल यह है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगा की। कैसे योगा पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगा दिवस की तस्वीर है। बेशक ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन सवाल यह है क्या इस योगा में भी धर्म खोजा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ना हिंदू ना मुसलमान, हर धर्म के लोग इसे योगा कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को आप देख रहे हैं योग कर रही हैं, यानी किसी मजहब को कोई दिक्कत नहीं है योग करने में। लेकिन जब किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर कांग्रेस को तो और ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए कांग्रेस ने इस योग में भी हिंदू मुसलमान खोज लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया, ये आपको वो दिखाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, देखिए, मुसलमान औरतों को कोई परहेज नहीं था योग से। मनु सिंघवी क्या लिख रहे हैं, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इतने साल से योग दिवस मन रहा है, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि आखिर कोई आपत्ति क्यों नहीं कर रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। किसी को आपत्ति नहीं, खुद मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम महिलाओं को सुनिए कि उन्हें भी योग से कोई आपत्ति नहीं। सुनिए जरा। मेरा ये मानना है, योग को हमारे मुल्क के कल्चर के एतबार से देखना चाहिए, ट्रेडिशन के एतबार से देखना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के धार्मिक श्लोक को दाखिल करना, उसमें ओम के उच्चार को लाजमी करार देना, या उससे ये कहना कि उस ओम के उच्चार से योग में बड़ा इजाफा होता है या योग और बेहतर तरीके से हो जाता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी न किसी तरीके से आपको एक पार्टिकुलर समाज के लिए योग को खास करार देती हैं। योग को एक ट्रेडिशन के तौर पर जब आप लेंगे तो उसमें हर मजहब का आदमी योग को योग की तरीके से लेगा। वो अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए योग करेगा। तो सोचिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, लेकिन सियासत इसमें भी धर्म खोज रही है। आपको दिखाते हैं, विदेश में भी लोग योग कर रहे हैं। ये देखिए, विदेश से तस्वीरें आई हैं, वहां भी लोग योगा कर रहे हैं योग दिवस पर। ये तस्वीरें, यानी योग ने सारी सरहदें तोड़ दी हैं, सारी बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। लेकिन देश की सियासत दरअसल मजबूर है, उसे वोट के लिए हर जगह हिंदू मुसलमान खोजना है, वरना उसे हर चुनाव में वोट कौन देगा। आखिर बांटेंगे नहीं तो कैसे वोट हासिल करेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए।